हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस साइन। हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, पूरा हम लोग रंग का चैप्टर जो कलर का चैप्टर है हम लोगों ने कंप्लीट किया था। कलर के चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि रंग क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक, कलर क्या है इसके बारे में जाना। उसके बाद क्या देखा कि जो रंग होता है ये कितने रंग से मिलकर, ये कितने इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कितने होते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, क्या होता है? विबग्योर होते हैं। ये देखिए विबग्योर होता है। ठीक, और इसमें सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? रेड, लाल होता है। और सबसे नीचे होता है बैगनी होता है। और बीच में सबसे कौन सा रंग होता है? यह हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। और अगर हमें कोई वस्तु सफ़ेद दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु ने जितने भी रंग हैं 7 रंगों को क्या कर दिया है? 7 रंगों को परावर्तित किया है। क्या? अगर कोई वस्तु क्या है? सफ़ेद दिखाई दे रही है, सफ़ेद दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु ने सारे रंग परावर्तित कर दिए हैं। ठीक, परावर्तित कर दिए हैं। और हमें अगर कोई वस्तु क्या है काली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु ने सारे रंग अवशोषित कर लिए हैं, अवशोषित कर लिया है। ठीक, तो हमने ये देखा। उसके बाद अगर कोई एक रंग दिखाई दे रहा है, मतलब अगर कोई एक रंग दिखाई दे रहा है तो अगर कोई हमें एक रंग दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु ने प्रकाश के 6 रंग को क्या किया है? परिवर्तित किया है। अगर कोई एक रंग दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु ने प्रकाश के 6 रंग को क्या किया है? प्रकाश के 6 रंग को परावर्तित कर दिया है। कितने रंग को? 6 रंग को परावर्तित कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, जो हमने काला रंग देखा, सफ़ेद देखा और अगर कोई एक रंग देखा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रंग के बहुत ही महत्व होते हैं हमारे जीवन में। रंग क्या करता है? रंग जो होता है वह सुंदरता देता है, मतलब किसी भी चीज़ की खूबसूरती बढ़ा देता है। अगर प्रकाश को बंद कर दिया जाए या लाइट को ऑफ कर दिया जाए, कोई प्रकाश का स्रोत ना हो तो हमें कोई भी रंग नहीं दिखाई देंगे। और रंग क्या होता है? यह अभिव्यक्ति को बढ़ाता है, संवेगात्मक या मनोभावों को बदलने के लिए होता है। रंग क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा से छोटा दिखाने के लिए होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर बड़ी है तो उसको वह रंग रंग होता है वो छोटा से बड़ा दिखा सकता है। अगर आप डार्क कलर का कोई बड़ा रूम है और किसी भी चीज़ को अंधेरे से प्रकाश की तरफ दिखा सकता है, और प्रकाश से उसको अगर बहुत उजाला घर में है और आप डार्क कलर का यूज़ करिए तो क्या है? उसमें अंधेरा दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने रंग के क्या है महत्व के बारे में देखा कि रंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसके बाद क्या है, हमने रंग के जो 2 लोगों ने इसका वर्गीकरण किया है। कौन कौन से हैं? एक प्रांग थे और दूसरे क्या थे? मुंसिल थे। प्रांग थे और मुंसिल थे। ठीक, प्रांग ने क्या है 3 प्रकार के 3 प्राथमिक रंग दिए हैं। और किसने? मुंसिल ने क्या है? मुंसिल ने कितने प्राथमिक रंग दिए हैं? 5 दिए हैं। ठीक, और प्रांग ने क्या है इसमें जो इन्होंने 3 आयाम बताए हैं, रंग के 3 आयाम बताए हैं। प्रांग ने रंग के 3 आयाम बताए हैं, और ये कौन कौन से होते हैं? ह्यू हुआ और वैल्यू हुआ और क्रोम हुआ। तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। रंग के 3 आयाम बताए, कौन कौन से? ह्यू, वैल्यू, क्रोम। और इसमें क्या होता है? ह्यू क्या होता है? यह रंग का नाम होता है। ह्यू क्या होता है? रंग का नाम होता है। वैल्यू क्या होता है? यह हल्के से गहरे रंग की तरफ दर्शाता है और गहरे से हल्के रंग की तरफ। वैल्यू क्या होता है? हल्का से गहरे, जैसे मतलब आप येलो कलर लीजिए और अभी जब आप कलर व्हील बनाए होंगे ये पूरा, तो उसमें आप देखे होंगे कि कोई हल्का लाल बना होगा, कोई एक लाल था और एक ईंट जैसा लाल था। तो इसी
उसी तरीके से वो जो लाल बनता है, फिर उसके बाद जो दो रंग मिल के बनते हैं, इस तरीके से क्या है, कोई हल्का लाल होगा, फिर कोई गाढ़ा लाल होगा, फिर कोई उससे मतलब उससे गाढ़ा होगा, इसी तरीके से करके ये होता है। तो क्या हमने देखा कि इसमें वैल्यू क्या दर्शाता है कि हल्के से गहरे रंग की तरफ और गहरे से हल्के रंग की तरफ दर्शाता है। और ये क्या होते हैं, ये तीन होते हैं। क्या होते हैं, तीन होते हैं। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, टिंट होती हैं। क्या होती है, टिंट और टोन और क्या होता है, शेड होता है। ठीक, अगर किसी कलर में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए, किसी रंग में सफ़ेद मिला दिया जाए, तो वो क्या होता जाएगा, वह हल्का होता जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, टिंट कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंट। और अगर किसी रंग में ग्रे रंग मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, टोन कहलाएगा। और अगर किसी रंग में क्या ब्लैक मिला दिया जाए, मतलब काला रंग मिला दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, शेड कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको देखा कि ये जो दिए हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रांग के अनुसार जो इन्होंने प्राथमिक रंग दिए थे, इन्होंने कितने प्रकार के दिए थे कि इन्होंने जो रंगों का वर्गीकरण किया है 5 प्रकार से किया है। प्रांग ने कितने किए हैं, 5 प्रकार से किए हैं। कौन कौन से, एक प्राथमिक रंग था, दूसरा द्वितीयक रंग था, फिर उसके बाद मध्यवर्ती रंग था, फिर तृतीयक रंग था, फिर चतुर्थ श्रेणी का रंग था। ये 5 थे। और जिसमें से 5 में पहला क्या था, इसको देखिए, पहला क्या था कि लाल नीला पीला। क्या था, लाल नीला पीला। और दूसरा रंग क्या था कि ये नारंगी, हरा और ये पर्पल ना। तो ये क्या हुए, 3 रंग थे। कौन कौन से, लाल नीला पीला, फिर नारंगी रंग था, फिर हरा रंग था, फिर क्या था, बैगनी था। ये 3 हो गए। उसके बाद ये क्या, प्राथमिक रंग हो गए। प्राथमिक जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। प्राथमिक रंग क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। किसी के मिलाने से इन्हें प्राप्त, कोई रंग 2 रंग मिला दिया जाए तो इन्हें प्राप्त नहीं किया सकता। लेकिन जो द्वितीयक रंग थे वो कैसे बन रहे थे, ये कैसे बन रहे थे, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर क्या होता था, एक द्वितीयक का निर्माण होता था। जैसे इसको लाल और पीला को मिलाया हमने तो नारंगी बना, तो ये द्वितीयक रंग हो गया। अब हमने मध्यवर्ती रंग देखा। मध्यवर्ती रंग क्या था कि एक प्राथमिक को मिलाया और एक द्वितीयक को मिलाया, तो यहाँ पर क्या हो गया, OY यानी नारंगी पीला बन गया। और यहाँ पर क्या बन गया, RO बन गया, यानी नारंगी और लाल बन गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि मतलब हमने क्या देखा कि एक द्वितीयक रंग कैसे, प्राथमिक जो हुआ है वो स्वतंत्र हुए, लाल नीला पीला, इस जो कि किसी भी रंग को मिलाकर इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। और द्वितीयक रंग क्या हो गए कि मतलब 2 रंगों को मिलाकर, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंग का निर्माण हुआ। मध्यवर्ती रंग का कैसे निर्माण हुआ, एक हमने प्राथमिक लिया, दूसरा हमने क्या लिया, द्वितीयक रंग लिया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि मध्यवर्ती रंग का निर्माण हुआ। फिर हमने तृतीयक श्रेणी का रंग क्या देखा कि जो मध्यवर्ती रंग बने हैं, तृतीयक श्रेणी रंग का हमने क्या देखा कि दो क्या लिया है, 2 द्वितीयक रंग को मिलाकर क्या बनाया, तृतीयक रंग बनाया। क्या बनाया, 2 द्वितीयक रंग को मिलाकर तृतीयक रंग बनाया। इसको एक बार फिर से बना दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए कि ये जैसे है कि देखिए क्या है कि एक ये प्राथमिक रंग लिया, ठीक, क्या था, ये प्राथमिक रंग हो गए। कौन कौन से कि कौन कौन से हो गए, लाल नीला पीला, ठीक। उसके बाद क्या था कि हमने द्वितीयक रंग लिया, ये क्या हो गए कि द्वितीयक रंग कौन से हो गए कि और द्वितीयक रंग हो गए। अब ये क्या हमने तृतीयक रंग कौन सा, मध्यवर्ती रंग कौन सा हुआ, इनको और इनको मिलाकर, एक प्राथमिक एक द्वितीयक को मिलाकर क्या बना कि तृतीयक रंग बना, मध्यवर्ती रंग बना, ठीक। और अब तृतीयक रंग कैसे बनेगा कि 2 द्वितीयक रंग को मिलाकर क्या बनेगा कि तृतीयक रंग बनेगा। 2 द्वितीयक मिलाकर, जैसे कि कैसा कि हरा प्लस बैगनी मिलाकर क्या बना, हरा प्लस बैगनी मिलाकर क्या बना, स्लेटी नीला बना। और हरा नारंगी मिलाकर हरा
नारंगी मिलाकर धुएं के समान पीला बना, धुएं के समान पीला बना। तो इस तरीके से क्या हमने देखा कि मतलब तृतीयक रंग कैसे बना, दो द्वितीयक को मिलाकर, यानी इसको मिलाकर एक रंग का निर्माण हुआ और इसको मिलाकर एक रंग का निर्माण हुआ, या इसको मिलाकर एक रंग का निर्माण हुआ। इस तरीके से हमने देखा दो द्वितीयक रंग को मिलाकर किसी एक रंग का निर्माण हुआ। तो ये अब क्या देखेंगे, चतुर्थ श्रेणी का रंग क्या देखेंगे कि चतुर्थ श्रेणी का दो तृतीयक रंग को मिलाकर क्या बनेगा, क्या दो तृतीयक रंग को मिलाकर चतुर्थ श्रेणी का रंग बनेगा। तो इस तरीके से हमने इनके जो 5 वर्गीकरण हैं इसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि इन्होंने प्रांग ने अपनी कलर स्कीम को 2 हिस्से में बांटा था। प्रांग ने क्या किया था, अपनी कलर स्कीम को कितने हिस्से में, 2 हिस्से में बांटा था। कौन कौन सी थी, एक अनुरूप रंग योजना थी, दूसरी क्या थी, 2 हिस्से में बांटा था। एक अनुरूप रंग योजना थी और दूसरी विपरीत रंग योजना। अनुरूप रंग योजना और दूसरी क्या थी, विपरीत रंग योजना। विपरीत रंग योजना। एक क्या था, इसको मोनोक्रोमेट्रिक कलर स्कीम बोलते हैं। पहला क्या था, एक रंगीय रंग योजना, और दूसरा क्या था, समीपवर्ती। तो और उसके बाद फिर क्या था, इसमें 4 थे, कितने थे, इसमें 4 थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोगों ने समझा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुंसेल ने कितने प्राथमिक रंग दिए हैं, मुंसेल ने 5 प्राथमिक रंग दिए हैं। मुंसेल ने कितने प्राथमिक रंग दिए, 5 प्राथमिक रंग दिए। 5 दिए, हरा पीला नीला, हरा पीला क्या था कि लाल हरा पीला नीला बैंगनी, लाल हरा पीला नीला बैंगनी, ये मुंसेल ने 5 दिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कलर के पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया था। और भी हमने देखा था कि कलर के क्या उपयोग होते हैं, ये हमारे मनोभाव पर कैसे असर डालते हैं, कि कौन से रंग उत्तेजित होते हैं, कौन से रंग बहुत मतलब शोक वाले रंग होते हैं, कौन से रंग हमको मतलब हमारे मनोभावों में मतलब हर रंग का कोई न कोई प्रभाव हमारे मनोभाव पर, मनोवृत्तियों पर पड़ता है, विचारों को बदलते हैं, ये क्या करते हैं। तो इस तरीके से काला रंग हमने क्या देखा था कि काला रंग जो होता है ये उदासीन रंग होता है, और लाल रंग सर्वाधिक गर्म रंग होता है। कौन सा रंग गर्म रंग होता है, कौन सा रंग ठंडा रंग होता है। तो इस तरीके से हमने कई रंग के बारे में पूरे विस्तार से अच्छे से हम लोगों ने समझा था। कि उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शयन कक्ष का रंग कैसा होता है, स्नान गृह का कैसा होता है, स्टडी रूम वगैरह का कैसा रंग होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा समझा था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या देखेंगे कि घर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। हम क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर क्या देखेंगे, घर और मकान। घर और मकान क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। घर और मकान, तो एक क्या होता है, मकान को क्या बोलते हैं और घर को क्या बोलते हैं, इसको देखते हैं। ये क्या होता है, घर होम होता है, क्या होता है, होम। और ये क्या होता है, हाउस। और ये क्या होता है, इसके बारे में, जो घर होता है ये क्या होता है, इसमें भावनाएं होती हैं। क्या होता है, इसमें भावनाएं होती हैं। घर में जो होती हैं वो भावनाएं होती हैं, लेकिन जो मकान होता है ये क्या होते हैं, ईंट पत्थर के होते हैं। किसके होते हैं, ईंट पत्थर, मतलब जो भी है ईंट पत्थर सीमेंट बालू इन सब चीज़ों के ये बने होते हैं मकान जो होते हैं। और घर जो होता है इसमें भावनाएं होती है, स्नेह होता है, प्रेम होता है। घर उन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। और क्या होता है इसमें, घर में इसमें मानसिक सुख मिलती है, इसमें मानसिक सुख मिलती है। ठीक। और क्या इसमें क्या होता है कि मकान में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से ये संरचना होती है, संरचना होती है। और ये क्या होता है, ईंट पत्थर का रहने का एक स्थान होता है, ये रहने का स्थान। इसमें क्या होता है कि मकान में, ये मकान जो होती है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है, भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए। इसे क्या करते हैं कि आवश्यकता अनुसार हम बदल सकते हैं। आवश्यकता
अनुसार बदल सकते। और क्या करते हैं कि ये एक रहने का स्थान है। क्या है? रहने, ये हमने बताया कि ये रहने का स्थान है। और ये क्या होती है? एक तरीके से ये सजीव के रूप में होती है। ये सजीव होती है और ये क्या होती है? निर्जीव होती है। निर्जीव। इसमें क्या होता है? प्रेम आराम होता है। प्रेम आराम, सहानुभूति। तो हम लोगों ने देखा घर और मकान जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं, लेकिन नाम से अभी किसी ऐसे लगेगा कि घर और मकान एक होते हैं। घर क्या होता है? इसको बोलते हैं, इसमें भावनाएं होती हैं। और मकान में क्या होता है? ये ईंट पत्थर इन सब चीज़ों के बने होते हैं। ये एक तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, यह मतलब एक तरीके से घर बना होता है ईंट पत्थर का। इसमें क्या होता है? कोई भावनाएँ नहीं होती हैं। लेकिन इसमें घर में क्या होती है? इसको छोड़ने में जो उतनी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि आज हम घर छोड़ेंगे, आज मकान अपना छोड़ेंगे तो कल को दूसरे मकान में हम रह लेंगे। लेकिन जब ये छूटता है तो इसको छोड़ने में बहुत कष्ट होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसमें क्या होती है? ये सजीव, एक तरीके से ये सजीव होती है, लेकिन ये क्या होता है? ये निर्जीव होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि घर और मकान क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। और हम देखते हैं कि आवास जो होता है, इसमें क्या करते हैं? आवास में यानी मकान में रक्त संबंधी लोग रहते हैं। क्या करते हैं? रक्त संबंधी लोग मकान में, इसमें क्या करते हैं? रक्त संबंधी लोग रहते हैं। रक्त संबंधी रहते हैं। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये समूह में रहते हैं। समूह में रहते हैं। और क्या होता है कि ये आवास, इसमें क्या होता है? ये एक तरीके से रहने का स्थान है। जैसे कि अगर कहा जाए कि अगर आप ही सोचिए कि अगर हम लोगों के पास घर ना होता, तो ये क्या आप लोग, अगर आपके पास घर ना हो तो क्या आप बाहर रह के इतनी देर पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं। मतलब घर का भी मतलब मकान अगर आपके पास ना होता तो क्या आप बाहर रह के पढ़ाई से कर सकते हैं? नहीं। मतलब मकान का भी हमारे ऊपर एक छत का होना भी बहुत ज़रूरी था। कोई कितना भी बाहर रह ले कि नहीं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, कोई कितना घर से नाराज़ हो जाए कि नहीं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि वो लौट के कहाँ आता है? उसको शांति, उसको एक सुख कहाँ मिलता है? उसको आराम कहाँ मिलेगा? यही कहाँ मिलेगा? मकान में। मतलब अगर एक अपने सिर पे एक छत होती है तो उसको क्या है? बहुत शांति, मन को संतोष मिलता है। यही नहीं रहता तो आप रोड पे भटकते रहते इधर से उधर करते, और आपको धूप है और बारिश है, आंधी तूफान, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता। तो मतलब एक तरीके से जानवर को भी देखिए तो वो भी अपने तरीके से, चिड़िया को भी देखिए, वो भी एक घोंसला बना के रहती है, क्योंकि सबको अपने रहने का एक स्थान ज़रूरी होता है। अगर वही रहने का स्थान नहीं होगा तो मनुष्य बाहर बहुत देर तक नहीं रह पाएगा। कोई कितना भी बाहर रह ले, लेकिन घूम के वह 1 दिन रह ले, 2 दिन रह ले, जितने अभी आप कोई घूमने के लिए जाइए, लेकिन कितना भी घूम लीजिए, कितना भी आप किराए पे मकान ले लीजिए, लेकिन जो सुकून, जो शांति यहाँ पर मिलती है, अपने घर मिलती है, अपने मकान में मिलती है, वह कहीं नहीं मिलता। वरना अभी प्रयागराज में देखिए कितने बच्चे, लखनऊ में, इन सब जगहों पे कितने बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कोई त्यौहार हो गया, कोई फेस्टिवल वगैरह पड़ गए और शादी विवाह कोई भी चीज़ें हो गई, तो मतलब जहाँ पर ये चीज़ें, जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम हो गया तो क्या सब लोग अपना घर ढूंढते हैं, अपने मकान में जाना चाहते हैं। तो मकान यही होता है। मकान में इसके बगैर हम लोग मतलब कहने के लिए है कि अगर ठीक है तो मकान नहीं है तो उन व्यक्तियों से पूछिए जिसके पास मकान नहीं है। तो मकान जो होता है यह एक तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें रक्त संबंधी रहते हैं और समूह में रहते हैं सब, और यह एक तरीके से रहने का ये स्थान है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्या मतलब मकान की इसकी आवास की क्या आवश्यकता होती है। आवास की आवश्यकता, हमने क्या देखा कि आवास की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। इसको देखेंगे कि हमने बताया जैसा कि शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, ठीक। और क्या होता है कि प्राकृतिक प्रकोप,
और क्या है कि तीसरे नंबर पे है ऋतु पर्यावरण, पर्यावरण से सुरक्षा, जानवरों से सुरक्षा, फिर चोरी, मतलब जो भी अपराधों से, मतलब कुछ भी आप देखिए आवास की क्या हमारे जीवन में आवास की क्या आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, उसको कोई तकलीफ़ है, लेकिन क्या है वह उसकी शारीरिक आवश्यकता जो होती है मतलब घर में ही जाके वहाँ पर पूरी होती है। फिर प्राकृतिक प्रकोप, आंधी हो गई, कोई भी आंधी तूफान कोई भी चीज़ें हो गई, वह अगर कितना भी है कोई बाहर नहीं रह सकता, तो इसके लिए सबको क्या होती है एक मकान की, एक आवास की आवश्यकता होती है। तो वह उन सबसे बचने के लिए वह अपने घर में ही जाएगा। ऋतु पर्यावरण से सुरक्षा, तो हमने बताया कि मौसम हो गए, खूब बारिश हो रही है और खूब तेज़ धूप है, तो कितना भी अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे तो नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपके घर में आपके पास घर है, रहने के लिए छत है, तो आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस तरीके से आप चाहेंगे काफ़ी समय तक आप वहाँ पर रह सकते हैं। आपको मानसिक सुख मिलेगा, आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। आपके पास यही एक चीज़ें नहीं रहेंगी, आपके पास एक छत नहीं रहेगा तो आप जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर सही से साथ नहीं देगा, आप शरीर से स्वस्थ नहीं रहेंगे, मतलब हज़ारों दिक्कतें आएंगी। लेकिन यही आपके सिर पे एक छत है, चाहे जैसा भी है, एक छत है, तो उससे क्या है इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। जानवरों से सुरक्षा, आप देखिए कि अभी कोई जा रहा है तो जंगली जो जानवर होते हैं और भी मतलब कोई भी चीज़ें हैं कि पशु पक्षी जो भी है, जो भी जानवर, इन सब चीज़ों से इनसे बचा जा सकता है। और जो बाहर देखिए कितने अपराध हो रहे हैं, और मतलब कितने अपराध हो रहे हैं, कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती, मतलब दिन में ही क्या होता है कि कहीं चैन छीन लिया जा रहा है, कहीं मतलब कुछ भी कोई भी इतने अपराध हो रहे हैं। इन सबसे बचने के लिए क्या एक मकान की आवश्यकता होती है कि जहां हम लोग सेफ रह सकते हैं। यह एक सुरक्षित रहने का स्थान है। मकान क्या है, एक सुरक्षित रहने का स्थान है, वहाँ पर व्यक्ति सेफ रह सकता है, वहाँ पर उसको मानसिक सुख मिलेगा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि मकान से ही प्राप्त हो सकती हैं। और यही मकान नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हम इन सब चीज़ों से नहीं बच सकते हैं। तो मकान की ये हमने आवास की आवश्यकता पढ़ी कि ये सब के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि क्या होती है इससे मानसिक सुरक्षा, यहाँ पर मानसिक सुरक्षा मिलती है, मानसिक सुरक्षा मिलती है। और कीमती सामान की हमने बताया कि जैसे कोई चैन वगैरह पहना हुआ है गोल्ड का, और कोई और भी ज्वेलरी वगैरह पहन के बाहर नहीं निकल सकता। अब आज का समय, आज का दौर ऐसा चल रहा है कि थोड़ा ज़्यादा जेवर पहन के चले जाइए तो भी अरे कोई छीन सकता है, मतलब दिन में ही ये सब चीज़ें हो जा रही हैं। तो क्या है कि यह कीमती सामान की सुरक्षा, सामान की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा में क्या है, जैसे कि आप देखिए कि आपके पास अगर मकान है तो आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं हैं, ये क्या है आय का एक स्रोत बन सकता है। कैसे कि आप एक रूम में रह लीजिए, 2 रूम में रह लीजिए और किराए पे दे दीजिए, तो क्या है मकान आपका एक आय का स्रोत भी बन सकता है। और ये कीमती सामान की सुरक्षा हमने बताया कि आप अपने कीमती सामान को भी अपने घर में ये मतलब अच्छे ढंग से रख सकते हैं। और बाहर क्या है, बाहर रख सकते हैं नहीं, आप कोई खेती कर रहे हैं जो अनाज वगैरह है इसको आप घर में ही तो रखेंगे कि आप ऐसे रोड पर रख देंगे। मतलब अगर यही मकान नहीं रहेगा तो आप अपने फसल जो भी मतलब आपकी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आप कहीं नहीं रख सकते। कहाँ रखेंगे, अपने आवास में ही रखेंगे, अपने मकान में ही रखेंगे। जब ये जानवरों के रहने के लिए उपयोगी होती है तो ये जाहिर सी बात है कि हम लोगों के लिए भी उपयोगी होगी। तो ये क्या है कि इसको देखा हमने कि आर्थिक सुरक्षा। उसके बाद हमने देखा कि अब हम देखेंगे कि स्नेहात्मक आवश्यकता, मतलब स्नेहात्मक आवश्यकता इसकी क्या है, क्या होता है कि अगर आपका घर है, आपके पास आवास है, वहाँ पर क्या है बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं जिसकी आप सेवा कर सकते हैं, उनसे आपका लगाव रहता है। वहाँ पर एक दूसरे रक्त संबंधी लोग रहते हैं, आवास में एक साथ सब लोग मिलजुल के रहते हैं। आप क्या एक दूसरे के जैसे आप देखिए एक जहाँ जॉइंट फैमिली है या अपना जो भी परिवार है, कोई मतलब फंक्शन पार्टी हो गई, सब एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ मिल के त्यौहार मना रहे हैं। मतलब अगर इन सब की ज़रूरत ना होती तो बच्चे जो बाहर रह रहे होते हैं वो क्यों मकान में जाते हैं, अपने अपने घर
कोई फेस्टिवल हो गया, कोई शादी वगैरह हो गई, कोई प्रोग्राम हो गया, तो क्यों जाते वो? कि अगर जैसे आप देखिए कि दीपावली में इतने दिन से पहले छुट्टी हो जाती है घर जाने के लिए ही, तो ये क्या है, स्नेहात्मक आवश्यकता होती है कि इसमें क्या होता है कि वृद्धों के प्रति स्नेह दिखा सकते हैं और हमें क्या होती है, घर में ही एकाग्रता मिलती है, एकाग्रता मिलती है। और क्या यहाँ पर सामाजिक क्रिया भी होती है और जानवरों के प्रति प्रेम भी होता है और आत्म अभिव्यक्ति होती है। आत्म अभिव्यक्ति। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्नेहात्मक आवश्यकता होती है। हम वृद्ध लोग होते हैं या हमारे जो भी दादा हो गए, दादी हो गई, इन सब के प्रति हम लोगों का अपना स्नेह प्रेम होता है। हमें अपने घर में एकाग्रता मिलती है। वहाँ पर ही पहुँचने के बाद, अभी देखिए कोई बाहर रह रहा है, बहुत दिन बाद आप लोग बाहर कहीं घूमने जाइए, करीब 10-15 दिन आप बाहर रहिए, लेकिन जो सुख शांति आपको घर मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या है, सामाजिक क्रिया। कोई भी आपको प्रोग्राम करना होगा वो आप कहीं रोड पे नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? कोई भी आपको त्यौहार मनाना होगा, सब कुछ कहाँ करेंगे? अपने घर में ही करेंगे। फिर जानवरों के प्रति आपका स्नेह, अगर आपने कोई जानवर पाल के रखा है, पालतू जानवर जो भी हैं, उनके प्रति आपका स्नेह है, तो आप अपने घर में ही रखेंगे। रोड पे लेके तो घूम नहीं सकते हैं, या रोड पे लेके कितनी देर घूमेंगे, कितने दिन? अगर आपके पास आवास नहीं है तो आप रोड पे लेके कितनी देर रह सकते हैं? फिर क्या होता है, आत्म अभिव्यक्ति। अभी आप बाहर रहिए तो देखिए, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचिए तो अपने आप आप जिस तरीके से बाहर बोलते हैं, लेकिन उस मतलब आपकी जो आत्म अभिव्यक्ति है, आपके बोलने के तरीके में, आपके रहने के तरीके में, हर चीज़ में आपका क्या है, अपने आप चेंज हो जाएगा। मतलब वो परिवर्तन अपने आप हो जाएंगे। क्यों? हम कहाँ पहुँच गए हैं? अपने घर में पहुँच गए हैं, तो अपने मकान में पहुंच गए हैं। तो मकान का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो ये क्या होती है कि आत्म अभिव्यक्ति होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि रहन सहन संबंधी आवश्यकता। क्या देखेंगे? ये स्नेहात्मक आवश्यकता थी। अब देखते हैं रहन सहन संबंधी आवश्यकता। रहन सहन संबंधी आवश्यकता, ठीक। और इसमें क्या देखते हैं कि प्रतिष्ठा का सूचक होता है। और दूसरा क्या है कि इसमें कार्य सुविधा होती है, सुविधा, कार्य क्षमता। तो क्या है कि मतलब रहन सहन संबंधी आवश्यकता क्या होती है? अगर किसी के पास मकान है, अभी आप किसी के पास देखिए एक छोटा सा मकान है, तो उसका क्या है, उसका उतनी प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन अभी किसी के पास, अरे इसके पास, इस व्यक्ति के पास इसके 4 घर हैं, इसके 5 घर हैं। मतलब ये मकान बनने से भी क्या होता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है कि इसके पास इतने घर हैं। तो क्या है, ये एक प्रतिष्ठा का सूचक है। और कोई भी आपको कार्य करना होगा तो आप कहाँ करेंगे? अपने मकान में ही करेंगे। तो वहाँ पर क्या होती है, कार्य में सुविधा होती है, और कार्य में सुविधा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम आप कर पाएंगे। हमने क्या बताया कि आपको पढ़ना है, लिखना है, आपके जो भी कार्य करने हैं वो आप कहाँ करेंगे? आप कहीं बाहर रह कर नहीं कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? अपने मकान में ही करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रहन सहन संबंधी आवश्यकता और अस्थायित्व होता है। मकान क्या होता है? अस्थायित्व होता है। ये क्या होता है? ये बदलता नहीं है, ये स्थिरता है। एक बार कोई घर बनवाइए, क्या वो बार बार बनवाता है? अगर ये पूछ लीजिए कि मकान बनाना किस लक्ष्य में के अंतर्गत आता है, तो क्या कहेंगे? मकान बनाना कोई एक बार इतनी आसानी से घर बनवा लेता है? ये क्या, कैसा लक्ष्य हमने बताया है? 3 होते हैं, एक दीर्घकालीन, एक अल्पकालीन और एक साधन समाप्ति लक्ष्य। तो ये क्या होता है? दीर्घकालीन लक्ष्य के अंतर्गत आता है। कोई सोचेगा बहुत, मतलब धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते करते तब किसी तरीके से एक घर बन पाता है। तो क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरीके से ये जल्दी बदलता नहीं है, ये स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है।
और इसमें क्या होती है, आपको विश्राम करने को मिलेगा। एक यहाँ घर आवास जो होती है वहाँ पर आपको एकांतता मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे जीवन में घर का हमने देखा कि घर क्या होता है, मकान क्या होता है। घर क्या होती है कि ये इसमें भावनाएं होती हैं। मकान में क्या होता है, रक्त संबंधी लोग रहते हैं। ये क्या होता है, ये सजीव होता है। ये क्या होता है, ये निर्जीव होता है। ये ईंट पत्थर वगैरह से बना होता है। और ये घर में क्या होता है कि घर में प्रेम स्नेह ये सब चीज़ें होती हैं। अगर मकान में ही मान लीजिए बहुत लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर प्रेम से मिलजुल के नहीं रह रहा है, मकान में काफ़ी व्यक्ति रह रहे हैं, मान लीजिए चाचा चाची और भाई बहन, मतलब सबको और भी अदर लोग रह रहे हैं, ताई जी ताऊ जी जो भी लोग हैं, अगर उन सब में प्रेम नहीं है, आपस में आए दिन झगड़ा हो रहा है, तो क्या है कि वहाँ पर क्या, वो घर नहीं है, वो क्या है, मकान है। वहाँ पर प्रेम स्नेह नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं तो ये घर भी है, मकान तो है ही है। यहाँ पर क्या है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, तो ये एक तरीके से ये घर है। और इसको जहाँ पर देखिए, जिस घर में सब लोग मिलजुल के रहते हैं उस घर को छोड़ने में भी बहुत कठिनाई होती है। तो घर और मकान को हमने समझा। अब हम देखते हैं, हम देखेंगे कि घर की परिभाषा क्या होती है, कि इसको बोलते हैं कारबूजिया। कारबूजिया ने क्या कहा है कि घर जो होता है ये निवास हेतु एक यंत्र है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, ममफोर्ड ने क्या कहा, ममफोर्ड ने कि तकनीकी जो है, ये तकनीकी का उत्कर्ष वातावरण को अमानवीय बनाता है। इसको समझते हैं तकनीकी का उत्कर्ष, मतलब आजकल की जो तकनीकी है, आप देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, घर में बच्चे मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं कि जिससे क्या है, उनमें क्या होता है, प्रेम, वो चीज़ें, वो प्रेम जो होते हैं जो पहले हम लोग के समय में था। हम लोग मतलब आप पहले देखिए, आप अपने मम्मी से, अपने और घर के सदस्य से पूछिए, अपनी बुआ से, इन लोगों से पूछिए, तो क्या था कि वो लोग पहले जितना मिलजुल के, जितना वो लोग खेलते थे, वो लोग एक साथ रहते थे। तो उस समय क्या था, मोबाइल नहीं थी, लाइट कम रहती थी, तो सब लोग एक साथ रहना सब कुछ था। और अब क्या, अब छोटे छोटे बच्चे ही अपनी प्राइवेसी चाहने लगे हैं। तकनीकी का उत्कर्ष वातावरण को अमानवीय बना रहा है। क्या बना रहा है कि यह वातावरण को क्या करता है, यह अमानवीय बना रहा है। बच्चे मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा करने लगे हैं कि उनके अंदर सामाजिकता ही ख़त्म होती जा रही है ना। बच्चे दिन भर जो होता है वो मोबाइल यूज़ करेंगे, तो क्या है, बाहर वो निकलेंगे नहीं, बाहर के वातावरण को वो सीख नहीं पाएंगे, जो भी है मोबाइल में। अब तो इतने सारे गेम चलने लगे हैं कि दिन रात देखो तो हर घर में बच्चे क्या है, मोबाइल चला रहे हैं। क्या है, मोबाइल चला रहे हैं। उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, कोई भी चीज़ से मतलब नहीं है, ना उनको खेलना है, ना कुछ करना, ना उनकी एक्टिविटी उतनी रह गई है, मतलब कोई एक्टिविटी भी नहीं रह गई, सिर्फ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि तकनीकी जो ममफोर्ड ने क्या कहा कि तकनीकी का उत्कर्ष वातावरण को अमानवीय बनाता है। और इस तरीके से हमने देखा कि घर क्या होता है और इसकी क्या आवश्यकता होती है, कितनी आवश्यकता होती है। हमने एक दो परिभाषाएं देखी। अब हम इसके बाद देखेंगे, जब घर हो गया, अब घर को बनाने के लिए हम लोगों को अनेक चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है, घर बनाने के लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता होगी। पहले हम ज़मीन देखेंगे किस जगह हम घर बनाना है, फिर उसके बाद पहले ज़मीन को देख लेंगे, फिर क्या वहाँ नक्शा पास करवाएंगे, नक्शे को पास करवाएंगे कि इस तरीके से ऐसे घर बनाना है। कहीं हमारा घर गलत नक्शे में तो नहीं बन रहा है, या गलत जगह पे तो नहीं बन रहा है, जो मतलब अवैध तरीके से बना दिया जाए। तो कभी आप देखिए कितने रोड पे घर बन जाते हैं, तो उस घर को मतलब अगर मकान वगैरह बन जा रहा है उसको तोड़ दिया जा रहा है। तो नक्शा पास पहले क्या करेंगे, ज़मीन देखेंगे कि ज़मीन कैसी है, वो बनाने लायक है, कहीं ककरीली, पथरीली, रेतीली, कई प्रकार के भी हम लोग उसकी ज़मीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बालू वाली ज़मीन होती है वो अच्छी होती है, और एक भराई वाली ज़मीन होती है, मतलब कौन सी मिट्टी जो होती है वह अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद क्या होगा, जब हम लोगों ने ज़मीन ले लिया, फिर क्या करेंगे, हम लोग नक्शा पास करवाएंगे, मतलब मानचित्र उसका नक्शा बनवाएंगे कि किस तरीके से घर कैसे कैसे बनाना है। इसमें भी हम लोग कई प्रकार पढ़ेंगे, साइट प्लान
पढ़ेंगे, फ्लोर प्लान पढ़ेंगे, मतलब इस तरीके से कई देखेंगे कि हम उसका बाहर का कैसा होना चाहिए, कितनी मतलब बाहर की बालकनी वगैरह होती है कितनी छोड़ दिया है, जिससे घर का वातावरण जो होता है वो शुद्ध बना रहे। पीछे कुछ बैग छोड़ देना चाहिए जिससे उसका वेंटिलेशन वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी हो सके। तो इस तरीके से हम लोग अभी घर के बारे में और सीमेंट, बालू इस सब के बारे में पढ़ेंगे, और भी लकड़ी के बारे में, क्योंकि दरवाजे वगैरह के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ईंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ईंट किस तरीके से बनाया जाए कि वह ईंट अच्छी हो। तो इस तरीके से अभी हम लोग एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज हम लोगों ने घर और मकान को समझा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे भूमि के बारे में कि कैसी हम लोगों की, अगर हम लोग घर बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो अगर हम लोगों को ज़मीन लेना है तो कैसी ज़मीन हम लोग लें, जो या कहाँ पर ले। कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीन ले लिए हैं और वहाँ पर हमने घर बनवाने को सोचा है तो वहाँ के आसपास कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, ना कोई स्कूल है। तो इस तरीके से हम जहाँ ज़मीन लें उसके 3 किलोमीटर के अंतर्गत कम से कम हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, ये सब की सुविधा हो। और ऐसा ही ना हो कि जहाँ ट्रेन बिल्कुल आती जाती रहे उसकी जस्ट बगल में ही ले लिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग ज़मीन लेते समय भी उसको सोचेंगे कहाँ ज़मीन लिया जाएगा, कैसे किस तरीके से, तब कहीं जाके एक मकान बनेगा। तो अभी आज हम लोगों ने घर और मकान के बारे में देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ज़मीन के बारे में।